हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। नाउ एज यू नो, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपको 9 सोर्सेज से करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना और कुरुक्षेत्र देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला देखते हैं, दैट इज सीबीआई एज अ केज्ड पैरट। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीआइटरेट किया है कि सीबीआई को कहा गया है कि ये केज्ड पैरट है, राइट। सो लेट्स सी क्यों कहा गया है एंड क्या आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं सीबीआई के ऑफिस में, दैट वी विल सी इन डिस्कस। नाउ recently the supreme court, just a second, of India has invoked expression the caged parrot for CBI. So central bureau of investigation को कहा गया है एक caged parrot over the alleged liquor policy scam in Delhi. Now prelims के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स में कभी भी स्टेटमेंट्स आपसे नहीं कोट करी जाती हैं, आप सिंपली सीबीआई का ऑफिस को जान सकते हैं, राइट। वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो अगर हम देखते हैं, सो जजेस व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन अ करप्शन केस रिलेटेड टू एक्साइज पॉलिसी स्कैम reiterated the importance of CBI shedding its caged image. So basically यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि CBI क्योंकि एक caged image लेके घूम रहा है, इसलिए वो जो caged image है इसको shred करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द टर्म केज्ड पैरट, इसको पहली बार कॉइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2013 ड्यूरिंग द कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम। सो जो कोल स्कैम हुआ था उसमें सीबीआई को केज्ड पैरट कहा गया था। ना एट दैट टाइम सीबीआई वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स परसीव्ड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बार बार ये कहा जा रहा है कि इनके पास एज सच इंडिपेंडेंस नहीं एग्जिस्ट करती है, तभी ये क्या है, एक केज्ड पैरट की तरह बिहेव करते हैं। Now, Justice R.M. Lodha made the scathing observation that CBI was akin to the caged parrot speaking in the master's voice. So जो भी मास्टर कहेगा यहाँ पर CBI को वैसा ही करना पड़ेगा। So इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर CBI को caged parrot कहा गया है। ना प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीबीआई एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ना पर्पस क्या था, देखिए ये ट्रेस करता है अपनी रूट्स टू स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट established in 1941 during the World War during the World War II to investigate bribery and corruption cases. So इसके sources जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको ब्रिटिश एरा में देखने को मिलते हैं, तो वहीं से ये पावर्स भी डिराइव करता है। 1963 में संथनम कमेटी बिठाई गई थी एंड उस संथनम कमेटी ने ही सीबीआई को बेसिकली फॉर्मली सेटअप करा गया था रेजोल्यूशन के द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी 1963 में आफ्टर द संथनम कमेटी। संथनम कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी और सीबीआई को एज अ ऑफिस फॉर करप्शन एज वेल एज ब्राइबरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी। नाउ लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये वर्क किस में करता है, मतलब अपनी पावर्स डिराइव कहाँ से करता है, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। सो ये डिराइव अपनी पावर्स वहां से करता है, बट एस्टैब्लिश्ड इसके तहत नहीं है, ये रेजोल्यूशन के तहत ही एस्टैब्लिश हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सो याद रखना है। हाउएवर इंटरेस्टिंगली द टर्म सीबीआई इटसेल्फ डजंट एक्सप्लिसिटली अपीयर इन द डीएसपी एक्ट। क्यों, क्योंकि इसके तहत नहीं बनाया गया है, यहाँ से सिर्फ ये पावर्स अपनी अटेन करता है। ठीक है, सो डीएसपी एक्ट से पावर्स लेता है, लेकिन बनाया कैसे गया है, एक रेजोल्यूशन से ही बनाया गया है, इसलिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लैरिटी है। नाउ फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के तहत काम करता है एंड इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत से ये बाहर है, राइट। ना इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन, ऑब्वियसली बात है करप्शन के चार्जेस जिस पे भी लगते हैं तो ये इन्वेस्टिगेट करता है। इकोनॉमिक क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट करता है, जो भी स्पेशल क्राइम्स हैं जैसे किडनैपिंग या फिर अदर सीरियस ऑफेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इट इज द सीबीआई। सो इट इज अ नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया that coordinates investigations on behalf of the Interpol. So जितने भी Interpol basically इंटरनेशनल पुलिस, so वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। so एक तरह से ये क्या बन जाता है, ये हमारी नोडल पुलिस एजेंसी बन जाता है इंडिया की, जो कोलैबोरेट करता है किसके साथ, इंटरपोल के साथ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ना जुरिस्डिक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तभी कहा जाता है इट इज द केज्ड पैरट, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट सीबीआई टू प्रोब अ केस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ना रिकमेंडेशन चाहिए होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिकमेंडेशन उस स्टेट ने दे दी है तो इवेंचुअली सीबीआई वहां पर जाके केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ना जो कोर्ट्स हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को प्रोब करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
लेकिन सीबीआई सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है यूटीज में। तो जो भी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज हैं, जैसे आपको यूटीज देखने को मिलती हैं, वहां पर जो सीबीआई है वो सुओ मोटो ले सकता है इन्वेस्टिगेशंस। क्लैरिटी? आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। आपसे सीबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट concerned before the beginning to investigate a crime in the state. The establishment of CBI was recommended by the Santhanam Committee on the Prevention of Corruption. One only, two only, both one and two, or is it D? Neither one nor two. हाँ जी, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज बी, टू ओनली। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रेकमेंडेड बाय द संथन कमिटी, दैट इज ट्रू। 1963 में रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेंट चाहिए होती है, जिसको स्पेशल कंसेंट कहा जाता है। नाउ स्पेशल कंसेंट जब यहाँ पर स्टेट दे देती है तभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है कौन? सीबीआई। क्लैरिटी है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ एनएचआरसी चेयरपर्सन। सो आप देख सकते हैं, अगर हम एनएचआरसी की बात करते हैं तो इट हैज बीन विदाउट अ फुल टाइम चेयरपर्सन सिंस जून 2024। अभी तक भी यहाँ पर चेयरपर्सन नहीं लगाया गया है, जबकि मोस्ट क्रूशियल आपको देखने को मिलता है दैट इज एनएचआरसी। एनएचआरसी आपको एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है, एंड स्टैट्यूटरी बॉडी को आप देख सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी भी इसका चेयरपर्सन की जो सीट है वो वेकेंट है, राइट। सो आप देख सकते हैं विजय भारती सयानी इज द ओनली फुल टाइम मेंबर एंड एक्टिंग चेयरपर्सन। तो ये ही इज एक्टिंग एज अ चेयरपर्सन, लेकिन फुल टाइम चेयरपर्सन अभी भी आपको एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है ना। बेसिकली जब हम एनएचआरसी की बात करते हैं तो एक चेयरपर्सन होता है और 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं यहाँ पर। इट इज करंटली ऑपरेटिंग विद ओनली 1 फुल टाइम मेंबर आउट ऑफ 6 रिक्वायर्ड पोजिशंस एंड 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स होंगे जो फुल टाइम होंगे, लेकिन अभी कितने काम कर रहे हैं? एक ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एनएचआरसी जो है वो फुली फंक्शनल नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ एनएचआरसी, नाउ दिस इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको चेयरपर्सन, 5 अदर मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और इन एडिशन टू फुल टाइम मेंबर्स आपको यहाँ पर 7 एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी देखने को मिलते हैं। सो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी आपको याद रखने हैं। तो फुल टाइम मेंबर्स कितने हो गए? 6, जिसमें आपको चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो 7 एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से? चेयरपर्सन ऑफ एनसीएम which is National Commission for Minorities, chairperson of National Commission for SCs, chairperson for National Commission on STs, chairperson of National Commission for Women, chairperson of National Commission on BCs, and chairperson of National Commission for Protection of Child Rights, and the last one is national chairperson for National Commission for persons with disability. ठीक है जी? So it is important you have to remember these 7 ex officio members, जो कि ex officio members हैं। परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं? 6, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन एंड द 5 फुल टाइम मेंबर्स, राइट। आई होप आई एम क्लियर। नाउ क्वालिफिकेशंस की अगर बात करते हैं, सो जो चेयरपर्सन है वो कैसा हो सकता है? अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, या तो रिटायर्ड सीजेआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों। फर्स्ट मेंबर की अगर बात करते हैं तो ही मस्ट बी अ सर्विंग और अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड मेंबर की बात करते हैं, अगेन अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर की बात करते हैं तो बेसिकली दे शुड हैव knowledge or practical experience with respect to human rights, and out of these 3 members one should be women। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इन 3 मेंबर्स से एक इंसान कौन होना चाहिए? विमेन होनी ही होनी चाहिए। इट इज मैंडेटरी, right? So these are the eligibility criteria, or you can say the qualifications of the members of NHRC। अपॉइंटमेंट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो ये कमिटी रेकमेंड करती है उन्हीं को यहाँ पर एनएचआरसी के मेंबर्स बनाया जाता है। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं उनके हेड, राइट। तो सिलेक्शन कमेटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर हेड बन जाते हैं। दूसरा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी राज्यसभा, एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। ये आपको 6 जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं, दीज आर दी सिलेक्शन कमिटी मेंबर्स, राइट। तो सिलेक्शन कमिटी यहाँ पर सिलेक्ट करती है एंड इवेंचुअली फिर उनको एनएचआरसी में मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स बनाया जाता है, राइट। नाउ टर्म की अगर बात करते हैं तो 70 years और 3 years, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, 3 साल या 70 साल।
and the chairperson and other members are eligible for reappointment. Reappointment उनकी हो सकती है. After the tenure, the chairperson and members are not eligible for further employment. Further employment नहीं है, but reappointment हो सकते हैं. This is important, ठीक है? Reappointment हो सकती है, लेकिन further employment नहीं हो सकती under the central or the state governments. Now practice an MCQ regarding this. Again, a very important topic. NHRC पे question पूछा जा सकता है. It is a multi-member body consisting of a chairperson and 5 members. Next, अगर हम बात करते हैं, the chairperson should be a retired Chief Justice of India or a judge of High Court or a judge of Supreme Court. Now, आपसे question पूछा गया है, आपको statement बतानी है कौन सी correct है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D? Neither 1 nor 2. Again, वीडियो को pause कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. Let's see the answer. आंसर आपको C देखने को मिलता है. दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो आपको एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स फुल टाइम मेंबर्स देखने को मिलते हैं. एंड जो चेयरपर्सन है या तो वो सर्व कर चुका हो, सीजीआई रह चुका हो, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो. दोनों ही क्या बन सकते हैं? चेयरपर्सन बन सकते हैं एनएचआरसी के. राइट, सो आंसर बन जाता है आपका सी. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज इनर लाइन परमिट. सो नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट इन चौमेकडिया, नीलैंड एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट्स. सो बेसिकली इनर लाइन परमिट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. ये बेसिकली एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है. क्या है ये? एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि रिक्वायर करता है इंडियन सिटीजन्स को फ्रॉम आउटसाइड सर्टन प्रोटेक्टेड स्टेट्स टू एंटर दीज एरियाज फॉर अ लिमिटेड पीरियड. तो जैसे परमिशन लेनी पड़ती है ना, तो इवन इफ यूर अ इंडियन सिटीजन तब भी आपको परमिट लेना पड़ता है. दिस इज नोन एज इनर लाइन परमिट. ना बेसिकली ये आप देख सकते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 में, मतलब ब्रिटिश एरा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. बेसिकली इसका एम क्या था कि ये जो ट्राइबल जोन्स हैं इसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है ना. सो जो भी ट्राइबल कल्चर्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ द सिस्टम वाज अपडेटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस टू द यूज ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को चेंज करके यहाँ पर इंडियन सिटीजंस कर दिया था. कल को आपको यहाँ पर जाना है, घूमना है, टूरिज्म एक्टिविटी करनी है, तब भी आपको इनर लाइन परमिट यहाँ पर लेना पड़ेगा. अब इनर लाइन परमिट आपको कौन से स्टेट्स में देखने को मिलता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर. सो ये 4 स्टेट्स हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलती है? इनर लाइन परमिट देखने को मिलता है. अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर. क्लैरिटी है? नाउ एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगेन सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनर लाइन परमिट आपको कहां पर देखने को मिलता है? अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर. 1 2 3 2 3 4 1 2 4, और इज इट डी 1 2 3 4? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको सिंपली अब बताना है कि ILP कहां पर एग्जिस्ट करता है. सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद मार्क कर सकते हैं अपना आंसर. लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको सी देखने को मिलता है. त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सारे करेक्ट हैं, इसलिए आंसर क्या बन जाता है? सी. नेक्स्ट यूज में मूव करते हैं, दैट इज ग्राउंड रियलिटीज ऑफ पैसिव यूथनेशिया. सो रिसेंटली जो डिबेट है ethics and law की that defines passive euthanasia was reignited after the Supreme Court dismissed the plea in Harish Rana's case, who has been a permanent vegetative state since 2003. ना यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आपने जरूर पॉलिटी में पढ़ा होगा जब आपने आर्टिकल 21 पढ़ा ना. आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो बेसिकली क्या आपके पास राइट टू डाई है? तो यहाँ पर यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला. 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एक्टिव यूथेनेशिया और एक पैसिव यूथेनेशिया. एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कुछ फॉरन इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो इंसान है वो आराम से मर सके. एंड इवेंचुअली अगर हम पैसिव यूथेनेशिया की बात करते हैं तो अगर कोई इंसान वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका है तो वहां पर अलाउ किया गया था कि पैसिव यूथेनेशिया आप दे सकते हैं. एक्टिव यूथेनेशिया हमारे अलाउड नहीं है, इंडिया में अलाउड नहीं है. तो आप देख सकते हैं यूथेनेशिया बेसिकली क्या है? इट इज रेफर टू एज मर्सी किलिंग. इसको क्या कहा जाता है? मर्सी किलिंग. तो किसी के पास बहुत ज्यादा सफरिंग अगर हो रही है तो बेसिकली यहाँ पर यूथेनेशिया दिया जाता है. ना 2 टाइप्स में आपको देखने को मिलता है एक्टिव यूथेनेशिया. सो बेसिकली इट इज असिस्टेड सुइसाइड, राइट. So basically it refers to deliberately and actively doing something to end a person's life. तो जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो उसको एक्टिव यूथेनेशिया कहा जाता है. ऐसे ही अगर हम पैसिव यूथेनेशिया की बात करते हैं तो पैसिव यूथेनेशिया क्या है? दिस इज इन्वॉल्व्स इंटेंशनली लेटिंग अ पेशेंट डाई बाय withholding artificial life support. Now for example मान लीजिए किसी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ एंड जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है ना, वो एक वेजिटेटिव स्टेट में है. जैसे ही वेंटिलेटर्स हटाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप उस पर्सन को एंड कर दोगे. तो दिस इज पैसिव यूथेनेशिया. तो बेसिकली इट इज नॉट असिस्टेड सुइसाइड. बस आप क्या कर रहे हो, जो
आप विद होल्ड कर लेते हो, जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट दे रखी है वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को हटा लेते हो, उसको कहा जाता है पैसिव यूथनेशिया, राइट। सो आप देख सकते हैं पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। दैट इज व्हाट आई से कि यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया आपको देखने को मिलता है लेकिन एक्टिव यूथनेशिया नहीं देखने को मिलता है। सो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड विद प्रॉपर कंसेंट लेना पड़ता है ना। स्टेटस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये केस कब आपको प्रोमिनेंट देखने को मिला, 2011 में। दैट इज अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया था और ये कहा गया था कि हम एक्टिव यूथनेशिया तो अलाउ नहीं कर सकते बट पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर सकते हैं। क्लैरिटी है, ठीक है। सो अमंग द गाइडलाइंस वाज द कंडीशन दैट लिविंग विल मस्ट बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 witnesses एंड साइंड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। Clarity है। Now practice an MCQ regarding this. With reference to assisted suicide, consider the following statements. Assisted suicide के बारे में पूछा गया है, that means active euthanasia के बारे में पूछा गया है। Passive euthanasia means simply stopping life-saving treatment or medical intervention with the consent of the patient or a family member representing the patient. Passive euthanasia is legal in India as it was a matter of living will. It was a matter of living will. One only, two only, both one and two, or is it D? Neither one nor two. अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अगर पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं तो बेसिकली जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाता है जिससे कि आप आराम से बेसिकली जो लाइफ है वो एंड हो सके। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पैसिव यूथनेशिया लीगल है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव यूथनेशिया लीगल है लेकिन एक्टिव यूथनेशिया लीगल नहीं है। ये पॉलिटी में आप कॉन्सेप्ट जरूर रीड करते हैं, ये मेंस का भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली। नाउ इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, कहां पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ इसका थीम देख लेते हैं। इट इज कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। Cooperatives build prosperity for all, which is in a line of Prime Minister Narendra Modi's vision of सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, ठीक है। तो याद रखना है, थीम आपसे पूछी जा सकती है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं, इट विल ऑल्सो मार्क द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। सो ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स माना जा रहा है, यूएन ईयर याद कर सकते हैं, 2025 को माना गया है। दैट इज यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। सो यहाँ पर कमेमोरेटिव स्टैंप आपको देखने को मिलेगी एंड द कॉन्फ्रेंस विल ऑल्सो बी यूज टू शोकेस इंडिया कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स। सो इंडिया के जो कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस किया जाएगा। जैसे कि आपको हार्ट्स देखने को मिलते हैं जिसको मार्केट कहा जाता है, तो हार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोऑपरेटिव के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको शोकेस किया जाएगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है वो क्या है, ठीक है। सो उसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रीमियर बॉडी है किसकी, ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट की। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895 ना 1895 में इसको स्टैब्लिश किया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसका काम ही क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सोशल एंटरप्राइज मॉडल है, उसको इनहैंस करना, राइट। ऐसे ही जो आईसीएस की जनरल असेंबली है, इट मीट्स एवरी ईयर वेयर ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज हैपन एवरी 2 ईयर। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एवरी 2 ईयर होती है, मीटिंग हर साल होती है, ठीक है। तो मीटिंग हर साल होती है, लेकिन अगर हम एनुअल यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज की बात करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज की बात करते हैं, हर 2 साल में होती है। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे आईसीए के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वाज फाउंडेड इन 1895। दूसरा है इट इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज इट डी, नीदर 1 nor 2। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है, सो इसलिए यूएन ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट नहीं बनती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आईसीए को कब फाउंड किया गया था, 1895 में। क्लैरिटी है। सो आंसर क्या बन जाता है आपका, बी। डन। सो दिस वॉज दी ऑल न्यूज अबाउट, जो कि पॉलिटी से रेलिवेंट है। सो आप इसको आराम से देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।